हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूं बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब भी बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करने जा रहे हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन। इससे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा था। रिफ्लेक्शन में क्या था? whenever a ray of light passing through a medium strikes the boundary of another medium and gets bounced back. Bouncing back of a ray of light after striking a particular surface, that is called as reflection. अगर लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई, टकराई और बाउंस बैक हो गई, ये कॉर्पसल आया, टकराया और बाउंस बैक हो गया, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से ट्रेवल करते हुए आए, दूसरे मीडियम के सरफेस पे, इंटरफेस पे स्ट्राइक करे और बजाय इसके कि रिबाउंड हो, बाउंस बैक करे, वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए, ट्रांसमिशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज के लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन कंप्लीटली डिस्कस करने जा रहे हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ये सब चीजें आज के लेक्चर में मैं कवर करने जा रहा हूं। तो स्टे फोकस्ड, अच्छे से ध्यान से एक एक चीज पे ध्यान दीजिएगा बेटा, एक एक पॉइंट अच्छे से समझिएगा। सारे बेसिक्स आज कवर करूंगा मैं। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से चलते हुए लाइट जब ट्रांसमिट होकर दूसरे मीडियम में चला जाए, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हालांकि इससे पहले आपने किस तरह से रिफ्रैक्शन को डिफाइन किया है? अभी तक आपने रिफ्रैक्शन को डिफाइन किया कि रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज नॉट बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट, इट्स नॉट बेंडिंग। रिफ्रैक्शन इज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर। एक मीडियम से लाइट अगर दूसरे मीडियम में एंटर कर जाए, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। ऑफ कोर्स जब रिफ्रैक्शन होती है, रे ऑफ लाइट बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, ये अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होती है। अगर ये मीडियम वन रेयरर, मीडियम टू डेंसर, अगर ये रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो ये इसका स्ट्रेट लाइन पाथ था, तो बजाय इसके कि ये सीधा जाती, ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर में जाने की कोशिश करती है, बजाय सीधा जाने के ये बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यस, जब रिफ्रैक्शन होती है, बेंडिंग होती है, मगर हमेशा नहीं, एक्सेप्ट व्हेन इट इज इंसिडेंट नॉर्मली। अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो, फिर वो चाहे रेयरर टू डेंसर जाए या डेंसर टू रेयरर आए, अगर ये नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट हुई है, अलोंग द नॉर्मल पाथ, व्हेनेवर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, इट डज नॉट डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ये सीधा ही पास कर जाएगी, चाहे ये डेंसर से रेयरर में आए या रेयरर से डेंसर में आए। तो याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन में हमेशा बेंडिंग नहीं होती। बेंडिंग तभी होती है जब ये रे नॉर्मली इंसिडेंट ना हो, तब हर केस में बेंडिंग होगी। एक केस में टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब रेयरर से डेंसर में आएगी, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो तब कोई बेंडिंग नहीं होगी। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? दैट इज बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस बेंडिंग? कॉज ऑफ बेंडिंग इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। हर मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड अलग अलग रहेगी। हर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है। रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा है, डेंसर मीडियम में जाती स्पीड कम हो जाती है, इसीलिए आगे यहां पे लिखा गया। अगर रेयरर टू डेंसर जा रही है तो स्पीड डिक्रीज, सो रे टेंड्स टू शॉर्टन इट्स पाथ लेंथ। रेयरर से डेंसर में जा रही है, डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी, स्लो ट्रेवल करेगी लाइट। जब स्लो ट्रेवल करेगी तो इस रे ऑफ लाइट की टेंडेंसी होगी कि अपने पाथ को छोटा करे, और सबसे छोटा पाथ कौन सा होता है? नॉर्मल पाथ। इसलिए बजाय इसके कि ये स्ट्रेट जाती, ये कहां को बेंड हो गई? इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगी, स्पीड विल इंक्रीज। रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा है, डेंसर में स्पीड कम है। तो जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगी, स्पीड विल इंक्रीज। जब स्पीड इंक्रीज करेगी तो रे विल टेंड टू इंक्रीज इट्स पाथ लेंथ, तो ये अपना पाथ लंबा करने की कोशिश करेगी। जब पाथ लंबा करेगी, सबसे छोटा पाथ होता है नॉर्मल पाथ, तो पाथ लंबा करने के लिए उसको अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होना है, राइट। तो ये चीज आपको समझ आ गई, कॉज ऑफ बेंडिंग। अब यहां पर एक सवाल और भी है बेटा, अगर ऐसा है तो फिर जब नॉर्मल इंसिडेंस हुआ
तो तब ये बेंड क्यों नहीं हुई? हाँ, आप में से कई लोग कह रहे होंगे सर रेयर से डेंसर में जा रही है, स्पीड कम हुई, ये पाथ छोटा करना चाहती है। ऑलरेडी सबसे छोटा पाथ है, ऑलरेडी सबसे छोटा पाथ है, नॉर्मल पाथ इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इसलिए बेंड नहीं हुई। तो समझ आ गया, कोई बात नहीं। बट जब ये डेंसर से रेयर में जा रही थी तो इसको पाथ लंबा करना चाहिए कि नहीं? जब पाथ लंबा करना चाहिए, स्पीड बड़ी पाथ लंबा करेगी, तो इसको इस नॉर्मल से डेविएट होना चाहिए था, बट ये नहीं डेविएट हुई। क्यों? तो ये रीजन भी अभी क्लियर करता हूं। बट फिलहाल अगर एग्जाम में कहीं आपसे पूछा गया कॉज ऑफ बेंडिंग, तो आप इन्हीं वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? देखिए एक्चुअली कॉज ऐसा भी नहीं होता। अरे कोई इंसान थोड़ी है कि जो सोचेगी मुझे अपना पाथ छोटा करना है या पाथ लंबा करना है। समझ आ रही है बात? रे के पास वैसी आईक्यू थोड़ी है, वैसी इंटेलिजेंस थोड़ी कि वो सोच के अपना पाथ लंबा या छोटा करे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा है तो फिर जब ये डेंसर से रेयर में आ रही है तो तब ये डेविएट क्यों नहीं हो रही नॉर्मल पाथ से? हाँ, तो आपके दिमाग में, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर कंफ्यूज होगी इधर बेंड करें कि इधर बेंड करें। दैट इज वाई इसने सोचा चलिए बेंड ही नहीं करते हैं। नहीं बेटा, रेज सोचती नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, रेज सोचती नहीं है। तो फिर क्या रीजन है इस बेंडिंग का, वो अभी आपसे डिस्कस करता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज और आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज डेंसिटी वर्ड हम यहां पे यूज कर रहे हैं, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम। तो यहां बेटा डेंसिटी ये वो वाली डेंसिटी नहीं है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज नॉट मास डेंसिटी, दिस इज बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर मैं बोलूं ग्लास इज डेंसर देन वाटर, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, तो यहां मास डेंसिटी की बात नहीं हो रही। जब हम ऑप्टिक्स में डेंसर या रेयर मीडियम की बात करते हैं तो हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, ना कि मास डेंसिटी की। और इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, फॉर एग्जांपल ग्लास सॉलिड स्टेट में होता है, कार्बन डाइसल्फाइड ये लिक्विड है। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, किसकी मास डेंसिटी ज्यादा होगी? ग्लास की मास डेंसिटी ज्यादा है, कार्बन डाइसल्फाइड की मास डेंसिटी कम है। बट कार्बन डाइसल्फाइड की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, मास वाइज ये रेयर है बट ऑप्टिकली ये ज्यादा डेंस है। तो ऑप्टिकली डेंस होने का मीनिंग क्या होता है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम वो मीडियम है जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाए, जिसमें जितनी ज्यादा कम हो जाए वो उतना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर। क्योंकि अगर आपको याद हो क्लास 11th में जब आपने वेव्स पढ़ा था, तो रेयर मीडियम में वेव्स की वेलोसिटी ज्यादा होती है। वेव वेलोसिटी डिपेंड अपॉन मीडियम। रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाती है। तो उसी के एनालॉगस यहां, जिस मीडियम में वेलोसिटी कम होगी हमने बोला जी वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, जिसमें वेलोसिटी ज्यादा वो ऑप्टिकली रेयर है। तो समझ आए ये ऑप्टिकल डेंसिटी किसके रिस्पेक्ट में? स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट। जिसमें वेलोसिटी ज्यादा वो ऑप्टिकली रेयर, जिसमें वेलोसिटी कम वो ऑप्टिकली डेंसर। तो फिर इस ऑप्टिकल डेंसिटी का इंडिकेटर क्या है? इस ऑप्टिकल डेंसिटी का इंडिकेटर होता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से भी डिनोट करते हैं या फिर म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है? तो चूंकि मैं यहां पे आपको कंपैरिजन बता रहा था ग्लास और कार्बन डाइसल्फाइड का, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, बट कार्बन डाइसल्फाइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.62, इनफैक्ट 1.63, 62 से भी थोड़ा आ गया, बट चलिए हम राउंड ऑफ करके इसको 1.62 या 1.63 आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो ऑप्टिकली ये बहुत ज्यादा डेंस है, लेकिन मास वाइज कार्बन डाइसल्फाइड रेयरर है एज कंपेयर टू ग्लास। तो आपको समझ आ गया यहां पे डेंसिटी कौन सी है? ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी कैसे पता चलेगा किस मीडियम की ज्यादा? उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उठाइए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो ऑप्टिकली रेयरर। और ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है कि वहां उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, जो जितना ज्यादा डेंस उसमें स्पीड उतनी कम, राइट? अब मैं जरा थोड़ी सी डिस्कशन कर लेता हूं आप लोगों के साथ कि ये बेंडिंग का एक्चुअल कारण क्या है। प्रैक्टिकली बेटा एक रे क्या होती है? वन रे इज द पाथ फॉलोड बाय अ सिंगल कॉर्पसल या ट्रेन ऑफ कॉर्पसल्स। तो प्रैक्टिकली एक रे को आइसोलेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जब भी हम रे ऑफ लाइट की बात करते हैं तो हमारा मतलब है बहुत पतली बीम ऑफ लाइट, अ वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड एज रे ऑफ लाइट। प्रैक्टिकली इट्स अ वेरी नैरो बीम ऑफ लाइट। ऐसा कभी नहीं होता कि हम यहां आज तक एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेट करके देख पाना मुश्किल है, तो यह तो मैटर है ही नहीं, ये तो सिंपली एनर्जी है। तो सिंगल कॉर्पसल कब आइसोलेट करेंगे और कब उसको देखेंगे? तो वैसा पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली जब भी हम रे लेते हैं, जिसको हम रे कहते हैं, प्रैक्टिकली वो बहुत नैरो बीम ऑफ लाइट है, तो इसमें बहुत सारी रेज ऑफ लाइट इकट्ठे चल रही होंगी।
जब यहां से बहुत सारी रेज इकट्ठे चल रही हैं, ये एक रे, ये दूसरी रे, ये तीसरी रे, तो ये बहुत सारी रेज इकट्ठे चल रही हैं। इनमें से कुछ रेज ऐसी हैं, मतलब इनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। खैर ये वेव नेचर के बेसिस पे है, बट एक्चुअल रीजन यही है बेंडिंग का, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इकट्ठे ट्रेवल कर रहे थे। जब ये इकट्ठे ट्रेवल कर रहे थे, इनकी टेंडेंसी थी इकट्ठे चलते जाने की। जब ये यहां पहुंचे तो ये वाला एंड पहले ही डेंसर मीडियम में चला गया, इसकी स्पीड कम होगी बट इस एंड की स्पीड ज्यादा है। इसको आप एक एग्जांपल की हेल्प से समझिए। मान लीजिए आप एक रोलर लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे ये रोलर के 2 टायर्स हैं, ठीक है। पहले आप रेयर मीडियम से जा रहे हैं। रोलर के लिए रेयर मीडियम क्या है, लेटर से पक्का फ्लोर या सीमेंटेड फ्लोर, और यहां पर क्या है, सैंड। सैंड इसके लिए डेंसर मीडियम होगा। कईयों को लग रहा होगा नहीं सर पक्का फ्लोर डेंसर होना चाहिए, सैंड थोड़ी रेयर होती है। बेटा अगेन मैं बता रहा हूं, यहां डेंसर का मतलब है जहां वेलोसिटी कम हो जाए। तो इस रोलर को पक्के फ्लोर पे चलाओगे, पक्के ग्राउंड पे चलाओगे तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। सैंड में जब इसको मूव करने की कोशिश करोगे तो वेलोसिटी कम होगी। तो इस रोलर के लिए सैंड डेंसर मीडियम है। तो ये इसके 2 टायर्स हैं। जैसे ये टायर यहां पहुंचे तो ये पहला टायर अभी एंटर कर गया सैंड के अंदर, इसकी वेलोसिटी कम होगी। दूसरा टायर अभी यहाँ पे, तो जितनी देर में ये टायर इतना ट्रेवल करेगा, इस टायर ने बस थोड़ा सा ही ट्रेवल किया होगा। और उसके बाद जब दोनों टायर सैंड में आ जाएंगे, अब दोनों की वेलोसिटी एक जैसी है, अब दोनों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब देखिए ये इधर को बेंड हो गया। सिमिलरली अगर ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर जा रहे होते हम, तो जैसे ये यहां पर पहुंचेगा तो इसका ये टायर रेयर मीडियम में आ गया, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी कम। तो अगली कुछ देर में जब तक ये टायर यहां पहुंचेगा, इसने डेंसर मीडियम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो रेयर मीडियम में इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और थोड़ी देर के बाद जब दोनों टायर बाहर आ जाएंगे तो फिर तो दोनों एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे, यस और नो। अब इसके बेसिस पे आप समझ पाएंगे कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस पे यहां बेंडिंग क्यों नहीं होती। जब दोनों टायर इकट्ठे एंटर करेंगे तो क्या ये डेविएट होगा? दोनों की वेलोसिटी कम तो हुई बट इकट्ठे कम हुई, तो क्या ये बेंडिंग होगी? नहीं होगी। सिमिलरली जब यहां से बाहर आ रहे हो तब भी ऐसी सिचुएशन है, दोनों टायर इकट्ठे सैंड से पक्के फ्लोर पे आ जाएंगे, दोनों की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी बट इकट्ठे इंक्रीज होगी, कोई साइड वाइज लेटरल प्रेशर नहीं एक्सर्ट करेंगे ये रेज एक दूसरे पे। सो दैट इज वाई जब ओब्लिक इंसिडेंस होता है तो बेंडिंग होती है, जब नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो बेंडिंग नहीं होती। हाँ, एग्जाम में आ जाए तो बेटा ये सब कहानी नहीं समझानी, सिंपली बस इतने वर्ड्स में आपने एक्सप्लेन करना, बट एक्चुअल रीजन ये है। तो हमको ये भी समझ आ गया रिफ्रैक्शन क्या है, किस केस में बेंडिंग होती है, किस केस में नहीं होती है, कब टुवर्ड्स द नॉर्मल, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और यहाँ डेंसिटी का मतलब क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी का इंडिकेटर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नेक्स्ट बेटा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही डिफाइन करने जा रहे हैं। तो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, 2 तरह के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हम डिफाइन करते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। सबसे पहले मैं रिलेटिव को डिफाइन करने जा रहा हूं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कोई 2 मीडियम है हमारे पास, एक है मीडियम 1, एक है मीडियम 2। तो रिलेटिव कॉमन सेंस से क्लियर है, कंपैरिजन होगा 2 मीडिया का, 2 मीडिया की ऑप्टिकल डेंसिटीज का कंपैरिजन है। और जितनी चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। तो आप ये भी कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन का इंडेक्स है या बेंडिंग का इंडेक्स भी है, या चेंज इन वेलोसिटी का इंडेक्स है, क्योंकि बेंडिंग किसकी वजह से? चेंज इन वेलोसिटी की वजह से। तो सबसे पहले तो इसको लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं? म्यू भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं। म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इस तरह से लिखा जाएगा। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से देखता हूं कई बच्चों को ये जब हम सिंबल्स की भाषा में लिखते हैं तो उनको यही नहीं पता चलता ये 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है कि 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सो दिस इज म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू 2 1, और आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू 2 1। आप देखेंगे तीनों नोटेशंस में मैंने 1 की पोजीशन बदली है, लेकिन 2 की पोजीशन वहीं पे है। म्यू इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 2, म्यू के बाद इमीडिएटली बाद में मैंने क्या लिखा है यहां पे 2। तो म्यू के इमीडिएटली बाद अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। फिर 1 यहां पे लिखूं या 1 यहां पे लिखूं? कई बार यहां लिखा होता है 1 तो बच्चे पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। नो बेटा, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। डिफाइन कैसे करेंगे? इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट।
तो याद रखिएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट, बट डिनोमिनेटर में किस मीडियम की स्पीड है? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। तो मीडियम 2 की वेलोसिटी डिनोमिनेटर में, मीडियम 1 में जो वेलोसिटी है वो न्यूमरेटर में। इसको ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल छोटा सा बेसिक है। सो दिस इज वेलोसिटी कहो या स्पीड कहो इन मीडियम 1, स्पीड इन मीडियम 1, ऑब्वियसली लाइट की बात हो रही है, एंड दिस इज वेलोसिटी और स्पीड इन मीडियम 2। So this is relative refractive index of medium 2 with respect to medium 1। इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और भी अलग अलग तरीके हैं, कुछ और तरीके हैं, कुछ और फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे, बट फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला ये है। अगर मीडियम 1 रेयरर है और मीडियम 2 डेंसर है, तो मीडियम 1 में वेलोसिटी ज्यादा होगी, मीडियम 2 में कम होगी। न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, मतलब वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। तो अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 की जो वैल्यू आ रही है μ21, अगर वो ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर श्योर मीडियम 2 डेंसर है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और अगर कहीं मीडियम 2 रेयरर है और मीडियम 1 डेंसर है, मीडियम 2 रेयरर है, तो V2 बड़ा होगा V1 से। रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो याद रखिएगा, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ21 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और दूसरा केस अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है, व्हाट डज इट डिपिक्ट? तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब मीडियम 2 इज डेंसर, मीडियम 2 इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और अगर μ21 की वैल्यू लेस देन 1 है, दैट मीन्स मीडियम 2 इज रेयरर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये चीज भी याद रखेंगे, राइट? तो ये था बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब लेक्चर कंक्लूड करूंगा तो 4-5 अलग अलग तरीके से हम डिफाइन कर चुके होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जस्ट म्यू से डिनोट कर देते हैं हम सिंपली, इसमें 2-1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जिस मीडियम की बात हो रही है, म्यू ग्लास है तो सबस्क्रिप्ट G लगा देंगे, म्यू एयर है तो सबस्क्रिप्ट A लगा देंगे, म्यू वाटर है तो सबस्क्रिप्ट W लगा देंगे, सिंपली म्यू। तो क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो इसी के रेफरेंस में इफ मीडियम 1 इज एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट, इनफैक्ट सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी सेम होती है, बाकी मीडियम में सबकी सेम नहीं होती। बाकी मीडियम में तो व्हाइट लाइट के सातों कंपोनेंट्स की सेम नहीं होती, एयर में सातों कंपोनेंट्स की वेलोसिटी सेम होगी, बट ग्लास में एंटर करेंगे, वाटर में एंटर करेंगे तो सातों की स्पीड अलग अलग होगी। तो इफ मीडियम 1 इज एयर और वैक्यूम, दैट इज, हम ये भी कह सकते हैं V1 की वैल्यू को हम C लिख देंगे सिंपली। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। एंड लेट अस से V2 इज इक्वल टू जस्ट V। अब मीडियम 2 में जो वेलोसिटी है उसको V से डिनोट करेंगे। देन ऐसी सिचुएशन में जो μ21 है उसको सिंपली हम म्यू लिखेंगे। तो ये क्या होगा, क्योंकि मीडियम 2 की बात हो रही थी, सो दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, क्योंकि अब मीडियम 1 एयर है, मतलब है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिलेटिव है, बट कंपैरिजन किससे हो रहा है? वैक्यूम या एयर से, जिसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा, सबसे तेज भागती है, ये किसमें? वैक्यूम या एयर में। सो हम ये भी कह सकते हैं म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? C/V। म्यू इज इक्वल टू C/V। सपोज आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, आपको चाहिए लेट अस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो वो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड इन ग्लास। तो अगर आपको स्पीड इन ग्लास चाहिए, स्पीड इन ग्लास, तो स्पीड इन ग्लास क्या होना चाहिए? स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ग्लास, दैट्स इट। तो अगर किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, तो आप उस मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट बड़े आराम से डिटरमिन कर लेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम को डिवाइड कर दो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, ठीक है? तो समझ आ गया? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
दोनों को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ लाइट। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। जिस मीडियम से रिलेटेड स्पीड हमने डिनोमिनेटर में रखी है, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम, जिस मीडियम की स्पीड हमने, मीडियम की स्पीड नहीं, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड हमने न्यूमिनेटर में रखी है। अगर ये न्यूमिनेटर वाला मीडियम जो है, मीडियम 1 हमारा एयर या वैक्यूम है, मतलब मीडियम 2 का कंपैरिजन किससे हो रहा है, एयर या वैक्यूम से, तब हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव ना कह के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कंपैरिजन किससे है, आइदर वैक्यूम और एयर से, राइट। तो बेटा इस रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं, आपने ये क्लास 10th में और छोटी क्लासेस में भी ऑलरेडी पढ़ा है। रिफ्रैक्शन की वजह से हम ये देखते हैं, जैसे एक पेंसिल को अगर आप ग्लास ऑफ वाटर में डालें तो इट अपीयर्स टू बी बेंड, पेंसिल बेंड हुई दिखती है, पेंसिल हमें बेंड हुई दिखती है। क्यों बेंड हो जाती है पेंसिल, तो अभी जरा समझते हैं। सपोज ये एक इंटरफेस है जो दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है, लेट अस से नीचे वाटर है, हियर वी हैव वाटर, ठीक है। अब आपने एक पेंसिल ली, एक पेंसिल आपने इसके अंदर इमर्स कर दी, पेंसिल या कोई रॉड सीधी की सीधी आपने इसके अंदर इमर्स कर दी, ठीक है। अब कोई ऑब्जर्वर इसको कहीं से देख रहा है, मान लीजिए किसी भी पॉइंट से, तो ये रॉड इसको बेंट क्यों दिखेगी। देखिए बेटा, इसकी टिप से चलने वाली कुछ रेज ले लो, जैसे मान लीजिए इसकी टिप से चलने वाली एक रे मैंने यहां पे इंसिडेंट करा दी, क्या ये सीधी जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, इट शुड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। एक और रे यहां पे लेके चलते हैं, इट विल अगेन बेंड फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ऐसे आ गया। यहां कोई ह्यूमन ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, बताया था ना इमेजेस कौन बनाता है, ह्यूमन ब्रेन। तो उसके आंख में जब ये रेज जाएंगी तो इसको ये ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइनमैन को पीछे प्रोड्यूस करेगा। जब ये स्ट्रेट लाइनमैन को पीछे प्रोड्यूस करेगा तो इस पेंसिल की ये टिप इसको यहां पे दिखेगी, जब ये टिप यहां पे दिखेगी तो ओवरऑल पेंसिल इसको इस तरह से बेंड अपीयर होगी। रिफ्रैक्शन की वजह से एक और फिनोमेना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, हमें तारे ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। ये ट्विंकल क्यों करते हुए दिखते हैं, बेसिकली स्टार्स ट्विंकल नहीं कर रहे, सभी स्टार्स सन की तरह कॉन्टिन्यूसली लाइट एमिट कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी दूर है हमसे, और जब इतनी दूर है कि ये बहुत छोटे दिखते हैं हमें, नंबर 1। नंबर 2, जब ये लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में टॉप लेयर्स में एयर की डेंसिटी कम है, नीचे नीचे आते जाएंगे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, बट एयर इज नॉट अ रिजिड मीडियम, ये लेयर्स लगातार मूव कर रही होती है, कभी गर्म हवा कभी ठंडी हवा मिक्सअप हो रही है, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी लगातार वेरी करती है। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट आती है तो कभी इधर बेंड होती है कभी इधर बेंड होती है, वो लगातार बेंड होती हुई चलती है। तो जब हमारी आंख में एंटर करती है तो वो रे बेंड हो चुकी होती है। अगर तो ये ग्लास की तरह रिजिड मीडियम होता तो हमें ठीक है स्टार अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहीं दूसरी जगह दिखता, बट यहां पर ऐसा नहीं होता, लगातार ये एयर की लेयर्स, कभी ऊपर टॉप एटमॉस्फेयर में कोई लेयर इधर जा रही है, नीचे कोई इधर आ रही है, कोई ठंडी लेयर है कोई गर्म लेयर है, किसी की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है किसी की कम, तो ये रे लगातार बेंड होती है। तो दैट इज व्हाई स्टार्स अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, राइट। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, क्या आप जानते हैं सनराइज और सनसेट के टाइम जहां सन आपको दिखता है वो एक्चुअली वहां नहीं होता, वो उससे नीचे होता है। सनसेट हो चुका होता है लेकिन हमें दिख रहा होता है, सन अभी राइज हुआ नहीं होता मॉर्निंग में लेकिन हमें दिख रहा होता है। सन अपनी एक्चुअल पोजीशन से हायर पोजीशन पे हमें दिखता है, दैट इज अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सपोज ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के अराउंड ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, बहुत सारी लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, नीचे वाली लेयर्स ज्यादा डेंसर हैं, ऊपर वाली लेयर्स जो है वो रेयरर है, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि सपोज आप यहाँ पे हैं, एक ह्यूमन ऑब्जर्वर यहाँ पर है, यहाँ से इसको देख रहे हैं, तो ये यहाँ पे सन है, सन अभी नीचे है, होराइजन से नीचे है, इसकी आई साइड लाइन ऑफ साइट से नीचे है सन, बट सन से चलने वाली कुछ रेज जब यहाँ आएंगी, जब यहाँ ये एंटर करते थोड़ा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती हैं और लगातार बेंड करती जाती हैं, अगली लेयर से और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती हैं, तो ये ऑब्जर्वर की आंख में यहाँ एंटर करती है, लेकिन जब ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको सन स्ट्रेट लाइन में दिखेगा यहाँ पे, तो सन यहाँ दिखेगा बट एक्चुअल पोजीशन सन की यहाँ पे है, बट इसको पोजीशन दिखेगी कहाँ, एस डैश पे, दैट इज अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
बाकी ऐसे ऐसे बहुत सारे फिनोमिना आपने पढ़े हैं ऑलरेडी। तो रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स तो हम कई जगहों पे जानते हैं, हम इसके आगे बढ़ते हैं फर्दर। इसमें कुछ और चीजें छोटी छोटी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, तो बेटा जी वैसे ही हमारे पास अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली ये भी दो ही लॉज, आप चाहे तो तीसरा भी एक बना सकते हैं, बट फंडामेंटली दो ही लॉज हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इन्हें हम स्नेल्स लॉज भी कहते हैं। स्नेल्स लॉज, बेस्ड ऑन द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने ये फ्रेम किए थे। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ, सबसे पहला लॉ ये कहता है रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कॉमन सेंस से समझते होंगे। मान लीजिए एक इंटरफेस है जो दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है। यहां पर एक रे ऑफ लाइट एंटर कर रही है, ये नॉर्मल लाइन है, तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल लाइन के साथ एंगल बनाएगी दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। और ये जो रे है ये रिफ्लेक्टेड नहीं बल्कि रिफ्रैक्टेड रे है। सपोज ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इस एंगल को डिनोट करेंगे स्मॉल r से। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant for a pair of media, is always constant for a pair of media, for a pair of media। क्या मतलब हुआ? अगर ये दो मीडिया है हमारे पास 1 और 2, मैंने रे यहां से इंसिडेंट कराई तो एंगल आई की वैल्यू कुछ अलग थी और आर की वैल्यू कुछ अलग होगी। अगली बार रे यहां से इंसिडेंट करा रहा हूं तो आई और आर की वैल्यू बदल गई। तीसरी बार रे यहां से इंसिडेंट करा रहा हूं तो इधर जाएगी, कहीं आई और आर की वैल्यू बदल गई। मान लो पहली बार था I1 R1, दूसरी बार I2 R2, तीसरी बार I3 R3। तो साइन I1 बाय साइन R1 लूं या साइन I2 बाय साइन R2 या साइन I3 बाय साइन R3, इन सब की वैल्यू सेम आएगी अगर ये मीडिया नहीं बदले। मतलब एक बार आपने 60 डिग्री पे इंसिडेंट कराई, एक बार आपने 30 डिग्री पे इंसिडेंट कराई, तो ये रे इधर गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू अलग होगी। अगर मीडिया सेम है तो कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आप ले लो, एंगल आई बदलोगे, एंगल आई बढ़ाओगे तो एंगल आर बढ़ेगा, एंगल आई कम करोगे तो एंगल आर भी कम होगा। लेकिन हर बार साइन आई बाय साइन आर की रेशो जो है वो फिक्स्ड आने वाली है, वो कांस्टेंट आने वाली है, एंड दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये हुआ, ये पहला लॉ हमें कहता है साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर। अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब सवाल ये किसका? किसके रिस्पेक्ट में? किसका? किसके रिस्पेक्ट में? तो मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1। अगेन जिस मीडियम में ये एंगल आर बन रहा है, इसको हर बार ये भी कहना ठीक नहीं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज एक और चीज है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये भी कहता है अगर मैं इसके आगे नॉर्मली एक मिरर रख दूं, ये रे अपना पाथ रिवर्स करेगी, जब पाथ रिवर्स करेगी तो सेम पाथ के अलोंग जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद भी। तो अब आर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और आई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। सो इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन की टर्म्स में याद नहीं रखना आपने, लिखते वक्त आप लिख सकते हैं, याद इसको ऐसा रखो, साइन रेशियो ऑफ द साइंस ऑफ एंगल मेड विद द नॉर्मल्स। एक इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी, एक रिफ्रैक्टेड रे। अब डिपेंड करता है डिनोमिनेटर में किस एंगल का साइन ले रहे हैं। डिनोमिनेटर में मैं ले रहा हूं साइन ऑफ आर, वो किस मीडियम के अंदर बन रहा है? मीडियम 2 के अंदर। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये याद रखना बेटा, ये डिनोमिनेटर में। अगर मैं साइन आर बाय साइन आई लिखता तो साइन आई अगर डिनोमिनेटर में होता तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, राइट? ओके, इसी को कई बार हम दूसरे तरीके से भी फ्रेम करते हैं। एक और चीज है बेटा, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की रेशियो भी होता है, μ2 अपॉन μ1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, μ2 इंटू साइन आर इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन आई, है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो।
एक चीज एक्स्ट्रा ये बता रहा हूं कि ये जो μ21 है, दिस μ21 इज ऑल्सो इक्वल टू v1 अपॉन v2 तो है, μ2 अपॉन μ1 भी है। रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, जैसे रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटीज की रेशियो थी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी परमिटिविटीज की रेशियो थी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी परमिएबिलिटीज की रेशियो थी, वैसे ही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की रेशियो भी हो सकता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। हाँ, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, तो जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की रेशियो लेंगे तो तब 2 से रिलेटेड क्वांटिटी 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमरेटर में आ रहा है और 1 का डिनोमिनेटर में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहेगी आई होप। एनीवे, जब इस फॉर्म में लिखा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया μ2 इंटू साइन आर इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन आई। तो स्नेल्स लॉ को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ द एंगल made by incident ray or the refracted ray with the normal. Product of sine of the angle made by the incident ray oblique refracted ray with the normal and the absolute refractive index of the medium, जिस मीडियम में जो एंगल बन रहा है, that is always a constant। ये भी हम कह सकते हैं। म्यू और साइन रेशियो ऑफ द एंगल का प्रोडक्ट हमेशा, μ1 में एंगल क्या है I, मीडियम 1 में एंगल I है, तो I इंटू μ1 इज इक्वल टू मीडियम 2 में एंगल क्या है R, तो μ2 इंटू साइन R। वैसे अगर आगे चल के ये रे किसी मीडियम 3 में जाती, वहां एंगल कुछ और बन जाता, लेटर से एंगल थीटा, तो हम इसको ये भी लिख सकते थे इक्वल टू μ3 इंटू साइन थीटा। तो इस फॉर्म में भी आप इसको याद रख सकते हैं, राइट। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, इफ एंगल्स आर स्मॉल, साइन आर की जगह सिंपली आर और साइन आई की जगह सिंपली आई भी लिख सकते हैं अगर एंगल्स स्मॉल हैं तो। फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, आगे यूज करेंगे हम एक जगह ये, ठीक है। एनीवे, ये क्लियर हो गया। तो सेकेंड लॉ बेटा वैसा ही है जैसा आपने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ये सारे के सारे सेम प्लेन पे लाई करेंगे, बिल्कुल वैसा ही है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ये एक ही प्लेन के ऊपर होंगे। ये नहीं कि इंसिडेंट यहां से गई तो रिफ्रैक्टेड इधर जाएगी या इधर जाएगी। अगर यहां से जा रही है इंसिडेंट रे तो रिफ्रैक्टेड भी उसी डायरेक्शन में सामने जा रही होगी, सो दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों सेम प्लेन पे लाई करें। सो दीज आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो चलिए बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद आगे हम डिस्कस करते हैं रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। आपने एक चीज अगर आपने नोटिस की हो, कहीं आप पूल के किनारे गए हो, स्विमिंग पूल के किनारे या हिल्स में, माउंटेन्स में, कोई ऐसी वाटर स्ट्रीम आपको दिखे जहां पानी क्लियर हो, बेस दिख रहा हो, तो पानी की गहराई आपको कम अपीयर होती है। पानी की गहराई हमें कम अपीयर होती है। पानी 5 फीट गहरा है तो बाहर से देखने में आपको क्या लग रहा होगा कि ये पानी शायद 2 या 3 फीट ही गहरा है, अंदर उतर के देखेंगे तो 5 फीट गहरा होगा, बहुत ज्यादा गहराई होगी। स्विमिंग पूल के साथ भी ऐसा ही है, बाहर से देखने में लगता है ये तो कुछ भी नहीं है डेप्थ, जब अंदर उतरे तो पता चलता है नहीं ये तो बहुत ज्यादा डेप्थ है। सो एपरेंट डेप्थ इज लेस देन द रियल डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ। तो रियल डेप्थ को मैं डिनोट करूंगा डी से, एंड एपरेंट डेप्थ जो अपीयर हो रही है, एपरेंट डेप्थ, उसको मैं डिनोट करूंगा डी डैश से। तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ को भी अब हम रिलेट करेंगे, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ को भी हम रिलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। हां, अभी तक हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 3 तरीके से डिफाइन कर चुके हैं, या v1 अपॉन v2, relative refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to v1 upon v2, or it is mu2 by mu1 absolute refractive index of medium 2 upon absolute refractive index of medium 1, या फिर हम इसको sin I upon sin R, जो हमने स्नेल्स लॉ में लिखा, लेकिन रिमेंबर sin R, ये डिनोमिनेटर में जो R एंगल है कहां बन रहा होगा, मीडियम 2 के अंदर।
साइन ऑफ एंगल्स की रेशियो, स्पीड्स की रेशियो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की रेशियो। इन दोनों में चूंकि ये 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 2 से रिलेटेड क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है। एंगल आर्क मीडियम 2 में बन रहा था, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है। लेकिन जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की रेशियो लेते हैं तब मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो न्यूमरेटर में आता है। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिर डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। एक और चीज पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम ही हो, कभी कभी ज्यादा भी होती है, पर ध्यान से समझना। जो मैंने एग्जांपल दी वो बिल्कुल करेक्ट थी। पूल में देखें, पानी में देखें तो एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम होगी, गहराई ज्यादा है कम अपीयर होगी। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, आप पानी के अंदर खड़े हों, पानी से बाहर एक पेड़ है या कोई और चीज है, आप डेंसर, अभी तक क्या था ऑब्जर्वर, हम रेयर मीडियम में एयर में, ऑब्जेक्ट कहां डेंसर मीडियम में, तो उसकी गहराई कम अपीयर हो रही है, तो एपरेंट डेप्थ इज लेस देन द रियल डेप्थ। बट अगर ऑब्जर्वर डेंसर में हो और वो रेयर में किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्वर डेंसर में उल्टा हो जाए इसके उल्टा, तो तब एपरेंट डेप्थ एक्चुअल डेप्थ से ज्यादा भी हो सकती है। समझ आई ये बात आपको? क्यों और कैसे, अभी हम रे डायग्राम्स बनाते हैं और ये सब चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स इमेजिन एन इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया एंड सपोज मीडियम 2 इज डेंसर, जैसा कि ज्यादातर हम लेते हैं, ये मीडियम 2, ये मीडियम 1। ठीक है, अब यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, लेट अस से O इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, O एक ऑब्जेक्ट है यहां पे। ठीक है, अब हम इसको बाहर से ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। O से एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंसिडेंट कराई तो ये स्ट्रेट पास कर गई, नॉर्मल इंसिडेंस पे रे स्ट्रेट पास करती है, बेंड नहीं होती। कम से कम 2 रेज हमें लेके चलना पड़ेगा इमेज बनाने के लिए। पिछले लेक्चर में बताया था इमेज कौन बनाता है, ब्रेन। प्रैक्टिकली बहुत सारी रेज होती हैं, बट हम लोकेट करने, हम ब्रेन का काम जब कॉपी पे करके देखते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट से कम हर एक पॉइंट से 2 रेज लेनी पड़ती हैं। अब फिलहाल तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया हमने, तो एक रे तो मैंने नॉर्मली इंसिडेंट करवा दी। अब दूसरी रे लेट अस से मैंने यहां पे इंसिडेंट कराई। सपोज ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। ठीक है, दिस पॉइंट इज B। अब यहां पर ये आ गई नॉर्मल लाइन। अब ये रे स्ट्रेट जानी चाहिए, अगर स्ट्रेट जाती तो ये था इसका स्ट्रेट लाइन पाथ, बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, जैसा नो। जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, अब यहां एक ह्यूमन ऑब्जर्वर है, ह्यूमन आई। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर की आंख में जब ये 2 रेज गई तो इसको ये ऑब्जेक्ट O दिखेगा, क्योंकि रेज कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट O से। बट कहां दिखेगा, क्या बताया था, ब्रेन किस तरह से अंदाजा लगाता है। ये यहां गया तो ब्रेन क्या देखता है, इस रे को सीधा, ब्रेन को तो सीधा दिखेगा ना, सामने दिखेगा ऑब्जेक्ट, तो ये इस रे को पीछे प्रोड्यूस करेगा। जब पीछे प्रोड्यूस करता है तो देखता है ये रे तो यहां मिल रही है। इस रे को भी किया, बट चलिए इस रे का पाथ स्ट्रेट ही था, तो ये रे यहां आके मिलती हुई दिखती है। तो इसको ऑब्जेक्ट O, पोजीशन O पे नहीं दिखता, पोजीशन I पे दिखता है। मतलब O की इमेज आपको वहां दिख रही है, जहां ऑब्जेक्ट एक्चुअली नहीं है। अगर वहां दिख जाए तो उसी को क्या कहते हैं, इमेज। इमेज इज द परसेप्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर इट इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट। तो यहां पे तो पॉइंट O की जो डेप्थ है सरफेस से, वो बेटा रियल डेप्थ है D, और पॉइंट I की जो डेप्थ है वो एपरेंट डेप्थ है D'। तो अब हम रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ को रिलेट करने जा रहे हैं, राइट। तो ये चीज आपको समझ आई। चलिए, तो ये रे हम लेकर चले थे, जब इस मीडियम से हम बाहर की ओर जा रहे हैं तो यहां पर एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I, राइट, नॉर्मल के साथ। तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल को नाम दे देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। ओके, ये एंगल अगर R है तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये एंगल भी R होना चाहिए। ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, I, राइट। चलिए, ऑलरेडी हमने डिफाइन किया μ2 रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए, साइन I बाय साइन R। सो इट शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ R अपॉन साइन ऑफ I। ठीक है, हाँ, कहीं बोल रहे होंगे सर से गलती होगी,
सर ने साइन आई अपॉन साइन आर की जगह साइन आर अपॉन साइन आई लिखा है। बिल्कुल ठीक लिखा है। सोचिए क्यों? अभी रीजन बताया था आपको। जब भी साइन ऑफ एंगल्स की रेशियो ले रहे हैं, डिपेंड करता है किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं। मैं 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 ले रहा हूं, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू उस मीडियम का जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है। तो मीडियम 2 में बनने वाला एंगल का साइन डिनोमिनेटर में आना चाहिए कि नहीं? अभी यही चीज डिस्कस की थी हमने। सो साइन आई डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, चलिए। सो दिस इंप्लाइज दैट μ21 इज इक्वल टू, अब देखते हैं साइन आर अपॉन साइन आई। यहां एक राइट ट्राइंगल आपको दिख रहा है ए बी आई, राइट ट्राइंगल ए बी आई में साइन आर की वैल्यू क्या होगी? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो इट इज इक्वल टू ए बी अपॉन आई बी। एंड सिमिलरली साइन आई इस राइट ट्राइंगल में ओ ए बी में आपको दिख रहा है ए बी अपॉन ओ बी, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए बी कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया? ओ बी अपॉन आई बी आया कि नहीं? सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या है? ओ बी अपॉन आई बी, ओ बी अपॉन आई बी। अब हम इस ओ बी अपॉन आई बी को कह सकते हैं इट इज इक्विवेलेंट टू ओ ए अपॉन आई ए। ओ बी अपॉन आई बी जो रेशो है वो ओ ए अपॉन आई ए के इक्वल होगी। क्यों? इसका रीजन आप इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज पॉइंट्स बी एंड ए लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जो भी डिस्टेंसेस हम बी से ले रहे थे हम उनको ए से मेजर कर सकते हैं। कितना करीब लाई कर रहे हैं? बहुत ज्यादा करीब। ये जो बोर्ड पे दिख रहा है इससे बहुत कम। प्रैक्टिकली ए और बी ये यहां पे होंगे, क्योंकि ये दो रेज कौन सी हैं? ये वो दो रेज है जो ऑब्जर्वर की आंख के अंदर जा रही हैं। तो आप देखिए आपकी आंख का अपर्चर कितना है, प्यूपिल का साइज देखिए आइरिस के अंदर इतना सा है। तो ये दो रेज वो हैं जो इतने से अपर्चर के अंदर एंटर कर रही है, मतलब पॉइंट ए और बी बहुत करीब रहे होंगे। तो जो रेशो ओ बी अपॉन आई बी है उसी को हम ओ ए अपॉन आई ए लिख सकते हैं कि नहीं? दिस इंप्लाइज दैट refractive index of 2 with respect to 1 is equal to distance d upon d dash, that is real depth upon apparent depth, real depth upon apparent depth। तो एक और फॉर्मूला आ गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे कुछ दिन तक तो आपको ये तो याद रहेगा म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। कई बार हम ये भी कहते हैं μ1 इफ मीडियम 1 इज हियर, तो इसको सिंपली μ21 क्यों लिखना है? सिंपली म्यू लिखते हैं ना दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन फंडामेंटली ये रिलेटिव है। ज्यादातर हम एयर से ऑब्जर्व करते हैं इसलिए हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मैं पूल के केस में बात कर रहा था तो वहां ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होगा, म्यू ऑफ वाटर, क्योंकि रेयर मीडियम जहां पे ऑब्जर्वर है वो क्या है? एयर। बट आपको इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है? आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। कैसे याद रखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। इतनी बार मैं बोल चुका हूं, अब तो याद रह ही जाएगा, है ना? लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, किसके रिस्पेक्ट में? ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, मीडियम 2। किसके रिस्पेक्ट में? जिस मीडियम में ऑब्जर्वर है। सो दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर। सो दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। इसका मतलब यह भी है कि ये जो एपरेंट डेप्थ है डी डैश, इसको हम सिंपली डी अपॉन μ21 भी लिख सकते हैं। बुक्स में हो सकता है सिंपली म्यू भी लिखा हो, तो बात एक ही है, सिंपली म्यू मतलब रेयर मीडियम को हम एयर मान के चल रहे हैं। ठीक है, अगर तो ये मीडियम डेंसर है तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था, ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 से डिवाइड करोगे तो एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम आएगी। बेटा रिलेट कर लो इन चीजों को। बोर्ड पे लिखने में जाऊंगा, लिखने में बहुत लंबा चौड़ा, मैं लिख नहीं रहा हूं मैं, बट समझा रहा हूं, फोकस्ड होंगे तो समझ आ जाएगा। अगर ये मीडियम डेंसर है, जैसा कि मैं पानी और एयर का केस ले रहा था, तो ये मीडियम डेंसर है ना,
और पहले डिस्कस कर चुको, डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे तो ग्रेटर देन 1 होगा, तो d को ग्रेटर देन 1 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, तो d डैश की वैल्यू लेस देन d होगी। इफ मीडियम 2 इज डेंसर with respect to medium 1, that is mu21 is greater than 1, then d dash is less than d, then apparent depth is less than actual depth। समझ आ गई ये बात? apparent depth is less than the real depth। और उल्टा कर लो, if medium 2 is rarer, ऑब्जेक्ट का मीडियम रेयर है, मतलब ऑब्जर्वर डेंसर में है। जैसे मैं कह रहा था पानी के अंदर से बाहर की दुनिया देख रहे हैं, मछली पानी के अंदर से आपको देखेगी बाहर, तो उसको आपकी हाइट एक्चुअल हाइट से ज्यादा दिखेगी। अगर आपकी हाइट किसी की 5 फीट 5 इंच है तो उसको हो सकता है 6 फीट 5 इंच अपीयर हो, ठीक है। इफ मीडियम 2 इज रेयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और अगर ये रेयर होगा तो तब mu21 की वैल्यू मैंने पहले ही डिस्कस किया था, 2 अगर 1 के रिस्पेक्ट में रेयर है तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, देन d डैश विल बी ग्रेटर देन d, क्योंकि किसी भी नंबर को लेस देन 1 से डिवाइड करो, लेस देन 1 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं? क्लियर हो गया ये? चलिए, उसके बाद है बेटा शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज। इस शिफ्ट को हम x से डिनोट करते हैं, मतलब पोजीशन O पे ऑब्जेक्ट था बट दिखा कहां पे? I पे, तो शिफ्ट कितना हुआ? x। तो इस x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, शिफ्ट x इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, इजंट इट? और एपरेंट डेप्थ को हमने अभी अभी लिखा था d अपॉन mu21, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं d टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन mu21, या आप इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की टर्म्स में भी लिख लीजिए। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी याद रखिए d टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। और कल को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, इस तरह की 2-3 स्लैब्स बना दी जाए, कंपाउंड स्लैब्स, और सबके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस गिवन हो। सपोज इसकी थिकनेस है t1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu1, इसकी थिकनेस है t2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेटर से mu2, ये mu3, इसकी थिकनेस है लेटर से t3, थोड़ा जल्दबाजी में डायग्राम ऐसे होगी, ये पैरेलल है सारे सरफेसेस, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो ये ऑब्जेक्ट है, फाइनली इसकी इमेज मान लीजिए कहीं यहां पे बन रही है I, तो अब की बार एपरेंट डेप्थ जो है वो क्या होनी चाहिए? रियल डेप्थ अपॉन म्यू, तो अब की बार होगी t1 अपॉन mu1 प्लस t2 अपॉन mu2 प्लस t3 अपॉन mu3, जो थिकनेस है इस मीडिया की, t1 अपॉन mu1 प्लस t2 अपॉन mu2 प्लस t3 अपॉन mu3। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखिएगा, एपरेंट डेप्थ ये रहेगी, या टोटल शिफ्ट अगर आपको डिटरमिन करनी हो तो अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था d टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, तो ये हो जाएगा t1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन mu1 प्लस t2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन mu2 प्लस t3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन mu3। तो ये नोट कर लीजिए बेटा, ये नीट में जेई में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, राइट। सो एक और फॉर्मूला आ गया, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज ऑल्सो relative refractive index of the medium of object with respect to medium of the observer, और apparent depth is real depth upon mu, और shift is real depth into 1 minus 1 upon mu, shift in image, ठीक है, shift of image। तो इसके साथ साथ mu21 को एक और फॉर्मूला हमें मिल गया, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, जो कि हम कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं। when the final path of a ray of light after suffering any number of reflections or refractions or both is reversed, it retraces its entire path। जब भी कोई एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही हो, चाहे कहीं रिफ्लेक्शन हो कहीं रिफ्रैक्शन हो, या एक साथ बहुत सारी रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस दोनों हो, किसी तरह आप इसके फाइनल पाथ को रिवर्स करें। और फाइनल पाथ को रिवर्स कैसे कर सकते हैं? इसके सामने, इसके रास्ते में नॉर्मली एक मिरर को प्लेस कर दीजिए। इफ इट्स फाइनल पाथ इज रिवर्स्ड,
इट रिट्रेसेस इट्स एंटायर पाथ बैक कंप्लीटली। जिस पाथ के अलॉन्ग ये आई थी, ये ठीक उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस जाएगी। कॉमन सेंस से क्लियर था? हाँ, इसको यूज करके और बिना इसके यूज किए भी हम एक रिलेशन प्रूव कर सकते थे। सपोज ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से आती है और सपोज ये मीडियम 2 में एंटर करती है, दिस एंगल इज एंगल आई एंड दिस एंगल इज एंगल आर। तो कॉमन सेंस की बात है, साइन आई, या ऐसा लिख लीजिए, म्यू 2 1 हमने ऑलरेडी डिफाइन किया, दैट इज साइन आई बाय साइन आर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। यस सर? एंड म्यू 1 2 अगर आपको चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो 1 में बनने वाला एंगल इसका साइन डिनोमिनेटर में आना चाहिए, सो इट इज साइन आर अपॉन साइन आई, है ना? लेट इट बी 1, लेट इट बी 2। सो मल्टीप्लाइंग 1 into what do we get? Multiplying 1 and 2, what do we get? We get, इन दोनों को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, what do we get? We get mu 2 1 into mu 1 2 is equal to 1, isn't it so? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन आर यहाँ डिनोमिनेटर में, यहाँ न्यूमिनेटर में कैंसिल आउट होंगे, तो ये 1 आ जाएगा। दिस सिंपली इंप्लाइज दैट refractive index of 1 with respect to 2 is the reciprocal of refractive index of 2 with respect to 1. Very important. Refractive index of some medium 2 with respect to medium 1 is the reciprocal of refractive index of 1 with respect to 2 और vice versa. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहेगी। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से प्रूव किया, अदरवाइज भी किया जा सकता था। म्यू 2 1 क्या था? ये v1 अपॉन v2 था, और म्यू 1 2 क्या होगा? अब मीडियम 1 की वेलोसिटी डिनोमिनेटर में आनी चाहिए, तो v2 बाई v1, वहां से भी मल्टीप्लाई करके आप ये रिलेशन प्रूव कर सकते थे। बट साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आपको बताना था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से प्रूव किया, राइट? नेक्स्ट है बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। डायरेक्टली इसके बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आता, बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप लोगों के लिए। वो कंसेप्ट क्या है? तो बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पे सपोज यहां एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। आई होप आप ये तो समझते होंगे, और क्लास 10th में भी आप कुछ एक्टिविटीज कर चुके होंगे। वो पिन्स लगा के 2 पिन्स यहां लगाते थे, फिर यहां से ऑब्जर्व करते थे, यहां 2 पिन्स लगाते थे। आपको ये चारों पिन स्ट्रेट लाइन में दिखती थी, बट जब स्लैब हटा के देखते थे तो ये दोनों पिन्स यहां पे हैं। पहले पिन 1 पिन 2 इस तरह लगाते थे यहां पे। इस ग्लास स्लैब में इस साइड से जब आप ऑब्जर्व करते हैं, यहां ह्यूमन ऑब्जर्वर है, तो यहां से देखते हुए फिर से 2 पिन्स लगाते थे, और ऐसा लगता था ये चारों पिन स्ट्रेट लाइन में। जब देखते थे क्या लगता था? चारों पिन स्ट्रेट लाइन में। क्यों? क्योंकि यहां से आने वाली रे बेंड होके यहां से पास कर रही थी, तो हमें सारे एक ही स्ट्रेट लाइन पाथ पे दिखते थे। बट जब हम स्लैब हटाते हैं, बाहर से देखते हैं, तो देखते हैं इंसिडेंट रे का पाथ तो ये है, और ये एमर्जेंट रे। दिस रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, दिस रे इज कॉल्ड एज एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे, तो इमर्जेंट रे का पाथ अलग है। हाँ, इंसिडेंट रे के पाथ के पैरेलल जरूर है। सो जब भी कोई रे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से एमर्ज होती है, इट सफर्स लैटरल डेविएशन। लैटरल डेविएशन क्या है? ये एक्चुअल पाथ, डायरेक्शन वही रही, बट एक्चुअल पाथ से डिस्टेंस d से डेविएट हो गया। जा रही थी इधर, बट जब निकली तो यहां से निकली, बट डायरेक्शन सेम है। दोनों पाथ पैरेलल है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का पाथ, बट साइड वाइज डिस्प्लेस होगी। इसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल डेविएशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, और रे वापस आ गई मीडियम 1 में। जब जब ऐसा होगा, अब 2 बार रिफ्रैक्शन होगी, एक बार 1 से 2, एक बार 2 से 1। मान लीजिए 1 रेयरर और 2 डेंसर है, तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, तो R की वैल्यू I से कम होगी, क्योंकि रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी है। फिर से दोबारा, अब फिर से रिफ्रैक्शन होगी इस पॉइंट पे, अब रे 2 से 1 में आएगी। तो बेटा यहां पे भी अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, दोनों नॉर्मल आपस में पैरेलल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल भी R ही होना चाहिए। तो जब ये यहां से एमर्ज होगी, इस एंगल को अगर मैं E लिखूं, एंगल ऑफ एमर्जेंस, दिस E इज ऑलवेज इक्वल टू I। सो ऐसी सिचुएशन में 2 चीजें होती हैं, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस इक्वल होते हैं, दूसरा इंसिडेंट रे। बेटा ध्यान से समझना, अभी इसमें कुछ चीजें बताऊंगा। इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू emergent ray, there is lateral deviation,
डायरेक्शन सेम है पैरेलल है, बट साइड वाइज डिस्प्लेस हो चुकी है। कब? जब रे मीडियम 1 से चली और मीडियम 1 में वापस आई, और बीच में रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल थे, नॉन पैरेलल नहीं, प्रिज्म की तरह नहीं। प्रिज्म में रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस नॉन पैरेलल होते हैं, तो वहां लैटरल डेविएशन ना होके वहां एंगुलर डेविएशन होती है। तो यहां तो सिर्फ 2 सरफेसेस थे, अगर बीच में और भी होता, मीडियम 3 भी आता, मीडियम 4 भी आता, लेकिन रे फाइनली मीडियम 1 में ही इमर्ज करती, और बीच में जितने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं वो अगर पैरेलल होते तो हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। फिर से बोल रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में मीडियम 1 से रे ने मीडियम 2 में एंटर किया, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मीडियम 2 है, और वापस मीडियम 1 में आई। यहां 2 बार रिफ्रैक्शन हुई, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल थे। रे ओरिजिनली मीडियम 1 से आई है, फाइनली मीडियम 1 में इमर्ज हुई है। ऐसी सिचुएशन में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होते हैं, साइड वाइज डिस्प्लेस जरूर हो गया, लैटरल डिस्प्लेसमेंट जरूर हुई है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे चल के मैं कंपाउंड स्लैब का केस लूंगा। कंपाउंड स्लैब मतलब 1 से 2 में गई, 2 से 3 में गई, 3 से 4 में, या कितनी भी स्लैब्स हो ऐसी, लेकिन फाइनली लास्ट में फिर से ये मीडियम 1 में अगर इमर्ज हो गई, फाइनली लास्ट में फिर मान लो एयर से स्टार्ट किया और लास्ट में फिर एयर में इमर्ज हुई। बीच में एक स्लैब ग्लास की थी, एक सैफायर की थी, एक डायमंड की थी, एक वाटर की लेयर थी, लेकिन फाइनली वो मीडियम एयर में ही इमर्ज हो रही है अगर वो रे, और बीच के जितने रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस अगर वो सारे सरफेसेस पैरेलल हैं, तब भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होंगे, और इंसिडेंट रे और फाइनली जो लास्ट में इमर्जेंट रे है वो आपस में पैरेलल होंगे। तो ये चीज आपको याद रहेगी, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो वीडियो 10-20 सेकंड्स रिवाइंड करके फिर से सुनो ये स्टेटमेंट। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। वैसे तो ये इसकी जरूरत नहीं है आपको लैटरल डेविएशन अगर आपको डिटरमिन करनी हो, बट इट कैन बी डिटरमिन्ड वेरी इजीली, और वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब मैं यहां से ये नॉर्मल को आगे प्रोड्यूस करूं, सपोज ये पॉइंट सी है। सपोज थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब, इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है दैट इज टी, टी फॉर थिकनेस। तो ये लैटरल डेविएशन डी की वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहले बेटा ए बी की वैल्यू डिटरमिन करो। इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, इन राइट ट्रायंगल ए सी बी। अब ये साइड पता और ये हमें डिटरमिन करनी है, ये आर के एडजेसेंट साइड है। सो अगर आप देखेंगे ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ आर, इजंट इट? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट सिंपली मीन्स कि ये जो साइड है ए बी दैट इज ए सी अपॉन कॉस आर, कॉस आर, और ए सी क्या है? थिकनेस, सो इट इज टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर। ये क्या होगा? ए बी, रिफ्रैक्टेड रे की लेंथ जो स्लैब के अंदर जो रे ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इसके बाद बेटा आप दूसरा राइट ट्रायंगल लीजिए, पॉइंट बी से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और ये जो बी डी लेंथ है यही लैटरल डेविएशन है। टारगेट तो यही डिटरमिन करने का है। अब इस राइट ट्रायंगल में ये जो एंगल है, ये एंगल आई माइनस आर होगा कि नहीं? देखो ये एंगल आई है तो ये पूरा, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है इसका, तो ये पूरा एंगल आई होगा। अब इस आई में से कितना माइनस कर दिया हमने? आर। सो इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, साइन ऑफ आई माइनस आर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। Yes or no? Opposite side upon hypotenuse. That simply means BD is equal to AB into sin I minus R, और आप ये फाइनल फॉर्मूला मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। BD को आप लिख सकते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट D, दैट इज इक्वल टू AB की वैल्यू हमने निकाल के रखी है T अपॉन कॉस R इंटू साइन ऑफ I माइनस R। तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला है, आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, डिराइव करना भी इजी है, बट ना तो ये डेरिवेशन पूछी जाती है ना इसके बेसिस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हाँ, जो लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं बेटा, वो लॉजिक इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई रे कितनी भी रिफ्लेक्शन सफर करते हुए फाइनली उसी मीडियम में इमर्ज कर दिया जिस मीडियम से इसने जर्नी स्टार्ट की थी, तो एंगल ऑफ अगर और बीच के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस अगर पैरेलल हैं तो फाइनली एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होंगे। अगर यहां पे भी बेटा प्रूव करना चाहें तो आई और ई को मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकली ऐसे नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज साइन आई अपॉन साइन आर,
और यहां पे देखेंगे तो साइन ई बाय साइन आर, तो साइन आई बाय साइन आर और साइन ई बाय साइन आर दोनों इक्वल हुए, इसका मतलब साइन आई और साइन ई इक्वल है, इसका मतलब आई और ई इक्वल है। तो आप यहां से भी प्रूव कर सकते थे, ठीक है। अब मैं बेटा कंपाउंड स्लैब से रिफ्लेक्शन ले रहा हूं, उसके बाद ये आज की क्लास खत्म करेंगे। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो कंपाउंड स्लैब एक ऐसी स्लैब है, जैसे इसमें ये भी रेक्टेंगुलर स्लैब्स है, बट एक से ज्यादा रेक्टेंगुलर स्लैब्स को हमने आपस में कंबाइन कर दिया। बहुत ज्यादा को नहीं करेंगे, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये मीडियम 3 और फाइनली फिर से कहां इमर्ज हो गई, ये मीडियम 1 में। तो अभी अभी जैसा मैंने आपको बताया था, सपोज यहां से रे ऑफ लाइट आई, इस इंटरफेस पे बजाय ये स्टेट जाने के, अगर स्टेट जाती तो ये इसका पाथ होता, ये थोड़ा डेविएट कर गई इधर, मे बी अवे मे बी टुवर्ड्स, कहीं पे भी बेंडिंग हो सकती है बेटा। फिलहाल ये यहां पर आ गई, लेकिन अगर ये सारे इंटरफेसेस पैरेलल हैं तो फाइनली जब ये इमर्ज होगी तो ये इस रे के पैरेलल चलेगी। ऑलरेडी ये चीज डिस्कस कर रहे थे। अगर ये एंगल आई है तो ये जो एंगल ई है ये भी आई के इक्वल होगा। सपोज ये एंगल R1 है, ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये R1 होगा, ये अगर R2 है तो एंगल ये भी कितना होगा, R2 ही होगा। ठीक है, ये बात समझ आई आपको। अब ये सब क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इसके पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं मैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बेटा यहां देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, म्यू 21 साइन आई बाय साइन R1 होगा, साइन आई बाय साइन R1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। म्यू 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, 3 विद रिस्पेक्ट टू 2, 3 में आने वाले एंगल का साइन डिनोमिनेटर में, तो ये होगा साइन R1 अपॉन साइन ऑफ R2, यस और नो, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। फिर म्यू 1 3, 1 विद रिस्पेक्ट टू 3, तो ये एंगल डिनोमिनेटर में आना चाहिए, दैट इज साइन ऑफ R2 अपॉन साइन ऑफ I, यस और नो, let it be equation number 3. Now multiply all these three together, multiplying 1 2 and 3, multiplying 1 2 and 3, what do we get? We get, देखो sin I, अब मैं बेटा डायरेक्टली कर रहा हूं, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर में, ये कैंसिल आउट होंगे, तो आपके पास आ रहा है म्यू 21 इंटू म्यू 32 इंटू म्यू 1 3 is equal to 1. This implies that mu 32 into mu 21 is equal to reciprocal of mu 1 3, इसको नीचे ले आएंगे, और mu 1 3 का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, mu 31, that means, ध्यान से समझिएगा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, mu 32 into mu 21 is equal to mu 31, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसको फॉर्मूले को अपने वर्ड्स में समझिए, ट्रांसलेट कीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू सम मीडियम 1 इज द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए 3 का 1 के रिस्पेक्ट में, पता कौन सा, 3 का 2 के रिस्पेक्ट में पता और 2 का 1 के रिस्पेक्ट में पता, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा 3 का विद रिस्पेक्ट टू 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखिएगा। और दूसरा बेटा यहीं से एक फॉर्मूला और आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको बार बार देखिए, ये खुद आपके दिमाग के अंदर ग्रो करने चाहिए फॉर्मूले। तो एक तो ये बताया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिस्पेक्ट में और इसका इसके रिस्पेक्ट में, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्टली मिल जाएगा 3 का 1 के रिस्पेक्ट में। दूसरा, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए किसी मीडियम 3 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, और 3 का और 2 का दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है किसी तीसरे कॉमन मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, 3 का भी विद रिस्पेक्ट टू 1 पता है, 2 का भी विद रिस्पेक्ट टू 1 पता है, दोनों का एक कॉमन मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो 3 के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1 को डिवाइड करो 2 का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये आपको क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2। और एक्चुअली ये फॉर्मूला वही तो था, हमें चाहिए था 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। दोनों के एब्सोल्यूट पता है, एब्सोल्यूट मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में या एयर के रिस्पेक्ट में 2 का भी पता और 1 का भी पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 को 1 से डिवाइड करो, वो आ जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1।
तो याद रहेंगे ये दो फॉर्मूले। तो ये थे बेटा जी रिफ्रैक्शन के बेसिक्स। ये सारे बेसिक्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठने चाहिए। इसमें कोई कहीं पे डाउट रह जाता तो आप डिस्कस कीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। और इस साल तो उस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।